एक सवाल खासतौर से बनारस के अंदर। सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है। पहले 4 चरण में चुनाव आयोग सही था, 5वें चरण से चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त को निकलकर सामने आना पड़ा। सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, या वाकई आपकी भाषा, आपके तेवर, आपके आरोप प्रत्यारोप का तरीका, यही अब 2014 में परिवर्तन है इस देश के भीतर? देखिए, पहली बात, संजय भाई जो बात कह रहे थे, मैं पहले उनकी बात को थोड़ा करूंगा, उसके बाद आपका, क्योंकि मैं थोड़ा देर में आया हूँ, इसलिए मुझे समय दीजिएगा, आधा 10 मिनट 5 मिनट का। ज़्यादा लेट नहीं हुई। नहीं, देखिए, संजय भाई ने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पे हमले हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे स्याही फेंकी जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो है वो मारपीट हो रही है, सारी चीज़ें। हमारे ये आज तक समझ में नहीं आया कि इनके ही कार्यकर्ताओं पर, इनके ही लोगों पर स्याही क्यों फेंकी जाती है। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कभी ये नहीं कह रहे कि आपके कार्यकर्ताओं पे स्याही फेंकना ठीक है, लेकिन आप स्याही के सिपाहियों को साथ लेके क्यों चलते हैं? आप जो है वो क्यों जो है वो आप ही जो है पूरे के पूरा आपका घटनाक्रम होगा, उसके बाद दिखेगा कि साहब केजरीवाल जी के साथ ये हो गया, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ ये जस्टिफाई नहीं। लेकिन अगर ये नाटकीय घटनाक्रम है तो निश्चित तौर से वो चिंता की बात है। बार बार जब ये कहते हैं तो आप पे शंका होती है। दूसरी चीज इसलिए कि बनारस में जो भी घटना हुई है उसमें आपके नेता और कार्यकर्ता बाकायदा FIR हुई और गिरफ्तार हुए हैं, वो आप, इसलिए आप उनको डिनाई मत कीजिए। ये तो आपकी मर्जी है, FIR जिसके खिलाफ कर दीजिए। नहीं, वो आपको कैमरे में कह दें साहब, कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा, कैमरे में कह दें। आपके एक प्रोफेसर साहब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं बात कंप्लीट कर लूं, उन्होंने मारपीट कराया यहाँ पे उसके बाद चुनाव आयोग की बात आप कर रहे थे। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हमारा उसके प्रति सम्मान पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसकी संवैधानिक जो अधिकार है, उसकी जो संवैधानिक ताकत है, उसको किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। जो वाराणसी में जहां हम बैठे हुए हैं, वहां पर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर का जिस तरह का व्यवहार रहा, उसके बाद जिस तरह के बाद एक घटनाएं हुई, 27 हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है केवल इसलिए कि वो पर्ची बांट रहे हैं घरों में, और उनको गिरफ्तार करना कोई बात नहीं, उसके बाद हम उनको 2.5 दिन जेल में रखते हैं, उनको जब जमानत देते हैं 4 लाख रुपया लेते हैं उसके लिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी के कार्यक्रम या मोदी जी के चुनाव प्रचार में किस तरह से बाधा पहुंचाई गई, इसको लेकर के जायज़ तरीके से हमने चुनाव आयोग को कहा। चुनाव आयोग से इसमें झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, ना चुनाव आयोग को इसको, कल हम मिले थे चुनाव आयोग से, हमारे पार्टी के तमाम लीडर्स मिले थे कल दिल्ली में, और हमने इस बात को कहा, हमने कहा कि हम चाहते हैं कि जो आपकी, हम ये सिलसिला 4वें चरण के बाद से कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा यूपी में रिगिंग हो रही है, बात वहां से शुरू हो रही है, और इसका मतलब एक ये है कि क्या पहले 4 चरण के चुनाव आपके अनुकूल थे, उसके बाद स्थिति प्रतिकूल हो गई है? नहीं, देखिए ऐसा है, हमने जो है इस बात को महाराष्ट्र में भी कहा, हमने कुछ जगहों पर कई और राज्यों में भी इस बात को कहा, पश्चिम बंगाल में भी कहा, बिहार में भी कहा, उत्तर प्रदेश में भी कहा। जहां पर भी हमें जो है ऑथेंटिक सूचनाएं मिली कि ये विश्वसनीय सूचना है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चुनाव आयोग को उसके बारे में हम आगाह करें। नहीं, आपने चुनाव आयोग को आगाह किया और चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई भी की। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप CBI को तोता कहते हैं, वो CAG को कहते हैं कि ये बीजेपी के हो गए हैं, विनोद राय पे सीधे उंगली उठी। संवैधानिक संस्थाओं की आप ऐसी तैसी करके किस लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं? नहीं, कोई सवाल ये, संवैधानिक संस्था या चुनाव आयोग को कि ऐसी की तैसी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो चुनाव आयोग के विश्वसनीयता को बरकरार रखना चाहते हैं। देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, और चुनाव आयोग का जो अधिकार है, चुनाव आयोग का जो इकबाल है, वो बना रहे। इसके लिए निश्चित तौर से अगर कहीं पर नीचे स्तर पर, चुनाव आयोग की बात नहीं, निचले स्तर पर कोई चुनाव अधिकारी, देखिए जो चुनाव अधिकारी होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो सरकार के अधीन नहीं होता जब तक चुनाव हो रहा है, वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। तो निश्चित तौर से हम गुहार कहाँ करेंगे? चुनाव आयोग को करेंगे ना। तो चुनाव आयोग से गुहार करना, चुनाव आयोग से गुहार करना जो है, चुनाव आयोग वो चुनाव आयोग को चुनौती नहीं है। हमको लगता है जैसे उन्होंने उंगली उठाई, निष्पक्षता देखिए चुनाव आयोग की। मैं ये कह रहा हूं, उनके आरोप सुनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वाराणसी के चुनाव के और पूरे घटनाक्रम के बारे में अगर आप बात करेंगे, बहुत सारी चीजों की हम लोगों को परमिशन नहीं दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर लगा के प्रचार करने की अनुमति थी, खाली बनारस में उसको प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई।
कई जगह पे हम लोग सभा करना चाहते थे, वहां अनुमति हमारी भी कैंसिल की गई। अब अभी तक जिस धरना प्रदर्शन को ये लोग अराजकता बताते रहे, कल पूरी पार्टी अराजकता पे उतारू थी। अब कह रहे हैं साहब हम चुनाव आयोग को भी घेरेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी घेरेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। एक मिनट, इसको जरा सा आगे ले जाते हैं। क्या धरना प्रदर्शन पे आपकी मोनोपोली है, पेटेंट है क्या? आप सब लोग पैदा हुए धरना प्रदर्शन करके। धरना प्रदर्शन पे तो फिर आप प्रश्न क्यों उठाते हैं? नहीं, आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आप इसको मानिए कि जब अधिकारों का हनन होता है तो धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। संजय जी, हम उसको अराजकता की संज्ञा दे रहे हैं। घटनाक्रम नहीं करते। हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो मुद्दों पे करते हैं। नाटक तो कल पूरे देश ने देखा, 2 घंटे हमें एक बात बताइए, भी नहीं दे पाए, समूची दुनिया की नजर बनारस पे है और ये हाई प्रोफाइल हो गया है। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स बीते 10 बरस में जिस तरीके से राजनीतिक निशाने पर है, समाज के भीतर लकीर खिंच सकती है, सेंसिटिविटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ही नहीं, एक डीएम ही नहीं, एक सिपाही भी आज बनारस में समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर सड़क से गुजर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उधर से आ रहे हैं, तो कौन सी स्थिति बन सकती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन और जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इस बहुत माइन्यूट स्थिति को देख रहे हैं। ठीक है, यह स्थिति में आ गई है। इसीलिए हम यहां पर बैठे हैं कि सबसे बड़ा मुकाबला ये क्यों हो गया है। हम आपने भी जिक्र किया था प्रत्युत जी बनारस का, एक मिनट इस पे खत्म कर ले अपनी बात। जैसे आपने कहा परमिशन के लिए आप उस ग्राउंड में जहां की कुल कैपेसिटी है 30,000 35,000 की, आप कह रहे हैं साहब हम 1 लाख आदमी यहाँ लाना चाहते हैं, तो प्रशासन अगर उससे संजय जी हमें लगता है कि जनता समझती है, आप बेमतलब इस पे फंस रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वोटर समझता है। उसी ग्राउंड में पूर्णप्रसून जी, उसी ग्राउंड में चुनावी सभा के बाद दंगे हो चुके हैं, ये उसी ग्राउंड की हकीकत है। ये जानते हैं बनारस के लोग, शत्रुघ्न जी भी आप पूछेंगे बताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन ने अगर वही ग्राउंड माना, देखिए ये तो आप बनारस के लोगों का अपमान कर रहे हैं, वाराणसी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अपमान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या बनारस के लोग दंगाई हैं क्या? आपकी हकीकत बता रहे हैं। बनारस के लोग क्या दंगाई हैं क्या जो वहाँ पे होगा? तो ये अपमान है की भाषा, वाराणसी के लोगों का अपमान नहीं हो सकता। आप अगर वाराणसी के लोगों को ये कहेंगे कि वहाँ दंगा हो जाएगा तो ये अपमान है वाराणसी के लोगों का। आपकी हकीकत है 90 में क्या किया है? नहीं, वाराणसी के लोगों का अपमान कर रहे हैं आप, ये कह करके कि वाराणसी में अगर आप वहां करेंगे तो दंगा हो जाएगा। ये हिंदुओं का भी अपमान है, मुसलमानों का भी अपमान। हर विषय का लाभ उठाना हमें लगता है बनारस की प्रशासन आपको अनुमति नहीं दिया, दोनों ना दे। मुझे एक बात ड्रामा कर रहे हैं। आरती के लिए तो आपको अनुमति दिया था, आप क्यों नहीं गए आरती करने? आपसे हम पूछ नहीं जाएंगे ना क्या करना है हमें। किनको अनुमति मिली थी? आपसे बिना मांगी सलाह लेके हम नहीं जाने वाले हैं कुछ करने। मुख्तार भाई से हम आपसे गंगा आरती की अनुमति इनको मिली, लेकिन निश्चित तौर से आप उसी पे आप बनारस को ये कहेंगे यहाँ दंगा हो जाएगा तो यानी बनारस के हिंदू और मुसलमानों दोनों का अपमान है। क्या बनारस के लोग दंगाई हैं आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। तो आप क्यों कहेंगे कि यहाँ दंगा हो जाएगा? बनारस के लोगों का अपमान है ये कहना कि दंगा हो जाएगा। यहाँ हिंदुओं का भी अपमान है, मुसलमानों का भी अपमान है। बनारस गंगा जमुना का हिस्सा है, कबीर की धरती है बनारस, कबीर की धरती है। हाँ बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, ये पूरा देश जानता है। आप बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल नहीं है, सही गलत कह रहे हैं ये, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बनारस की संस्कृति को तोड़ रहे हैं। बैठ जाइए, हम लोग तो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे एक बात कहने दीजिए, हाथों पे मारपीट करा रहे हैं आप। संजय जी बैठ जाइए। मुझे एक फैक्चुअल, नहीं अगर आप ये कहेंगे आप मुझे एक बनारस के लोग दंगाई हैं तो निश्चित तौर से लोगों में आक्रोश होगा। ये आप जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। संजय जी, जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। आप थोड़ी देर माइक, घटना का जिक्र किया। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल अभी मैं लखनऊ में चुनाव लड़ी। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अभी अरे जनाब, अभी मोदी जी, हम लोग यहाँ जरा उस चर्चा को करने निकले हैं। देखिए बनारस के लोगों को आप दंगाई कहेंगे तो यही होगा। एक मिनट लोगों को दंगाई आप कह रहे हैं। संजय जी, मुझसे नहीं कहा। संजय जी बेमतलब आप समाज में क्यों लकीर खींचना चाहते हो? एक सेकेंड, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज जरा शांत रहिए। मुझसे कह रहे हैं, मैंने एक बार भी ये सब इस्तेमाल नहीं किया। अरे हुजूर, ना तो वो उम्मीदवार है ना ये उम्मीदवार है। एक मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। एक मिनट रीटा जी मुझे बोलने एक मिनट रीटा जी, यार साक्षात हो रहा है। एक मिनट सुन तो लीजिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। देखिए हम लोग जिस स्थिति में यहाँ पर बैठे हैं उसमें 2 चीज आप लोग के जहन में साफ होनी चाहिए। यहाँ पर 48 घंटे बाद वोटिंग होनी है। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी इसे देख रहा है, समझ रहा है। समाज के भीतर लकीर खींचने वाली स्थिति आप मत लाइए तो अच्छा है। राजनीतिक दल लाना चाहते हैं तो उसका जवाब देने के लिए हम आप दोनों बैठे हैं, सवाल करेंगे हम तो लाना ही।
हम लोग सवाल करेंगे। नहीं नहीं, सवाल जवाब अभी नहीं हो रहा है। आपके नुमाइंदे अगर यहाँ पर बैठे तो 1 मिनट क्यों दें हम आपको? सवाल जवाब नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके नुमाइंदे यहाँ बैठे तो सवाल जवाब नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रहिए या प्रधानमंत्री रहिए, हमारा ये नहीं। आपके नुमाइंदे अगर यहाँ पर मुझे बात बोलने दीजिए, या तो इनको बोल दीजिए चले जाते हैं, आप आ जाइए। नहीं, आप 1 सेकंड, बिल्कुल मत बोलिए, गलत बात मत कीजिए। प्रसून जी, हर पार्टी के नुमाइंदे हैं। प्रसून जी, चुनाव आयोग, मतलब की बात है, चुनाव आयोग के संदर्भ में नहीं, चुनाव आयोग के संदर्भ में बहुत सारी कैंसिल की गई है। चुनाव आयोग के संदर्भ में मैं आपको बात करना चाहती हूँ। हमें देखिए, मैं चुनाव लड़के बहुत अच्छी बात है, इन्होंने 6 लाख का खर्चा दिखाया। संजय जी थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा चुप रहेंगे। रीटा जी 1 मिनट, हमें जब हमको लगता है एक चीज बताते, देखिए आप लोग की पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, आपको लगता है वो सही नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत आप बोलियां हटा देते हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, या तो आप यहाँ के बैठ जाइए या हम वहां बैठ जाएं। तो ऐसी कोई राजनीतिक दल का नुमाइंदा अगर यहां पर हो जो बीएसपी का हो, हमने वहां पर नहीं कोई आया, हमने नहीं बैठाया। आप लोग की पार्टी के नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं, वो बात कर, या तो उनको कहने दीजिए जो बात कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जहन में रख लीजिए, 1 मिनट, एक चीज जहन में हर कोई रख ले, चुनाव होने वाले हैं। बनारस की सांस्कृतिक और सामाजिक तहजीब ही नहीं, इसकी जड़ें आज से नहीं है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में बनारस है। तुलसीदास ने जिक्र किया था, भारतेंदु ने जिक्र किया, गालिब ने किया, कबीर ने किया। आप गड़बड़ी मत कीजिए, आप कोई हो सकते हैं, बनारस को नहीं बदल सकेंगे। सवाल पहली बार ये आया है, ये हाई प्रोफाइल बनारस इसलिए हो गया है, देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं और दुनिया की नजर यहां पर है और इलेक्शन कमीशन की नजर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का ये सवाल आया है। अब आप हम इस पे नहीं जाएंगे कि मैं कुछ नहीं, मैं अब आप इस पे अब आप इस पे देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है कि उनको चुनकर उनके साथ अन्याय हुआ। जितने भी एनएसजी प्रोटेक्टीज हैं, हाई लेवल प्रोटेक्टीज, उनके लिए बड़ी सख्ती करता है प्रशासन। अभी राहुल गांधी जी मेरे रोड शो के लिए लखनऊ आए, मैं उम्मीदवार थी, जहां मैं उनको उतारना चाहती थी हेलीकॉप्टर से, प्रशासन ने नहीं उतरने दिया। जिस रूट पे मैं ले जाना चाहती थी, उन्होंने कहा इनकी लाइफ इन डेंजर हो सकती है, रूट बदलिए। हमने रूट बदला, हमने रूट भी बदला, हमने जगह लैंडिंग की भी बदली। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है कि इनका बदला जा रहा है। आप बदल देते हुए इतने पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, 2 किलोमीटर इधर उधर क्यों नहीं जा सकते? पहली बार नहीं, वह आप भी जानते मुख्तार साहब, आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई लेवल एनएसजी प्रोटेक्टीज का बहुत सोच समझ कर चूज किया जाता है और दिन देखा जाता है, माहौल देखा जाता है। तो अगर उन्होंने कहा दूसरी जगह कर लो तो कर लेते। आप जान के कर रहे हैं, आप उनको बेचारों को बहुत निरीह और प्रताड़ित व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। एक स्ट्रांग लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करिए। सब मुझे मार रहे हैं, सब मेरा विरोध कर रहे हैं, ये रोना बंद करिए। रो रो के राजनीति नहीं होती है, अपनी बात कह के राजनीति होती है। अपनी बात कहकर आइए, रो कर अगर आ रहे हैं तो हम पर उसका कोई असर नहीं। देखिए, मैं एक चीज जो बात आप कह रही हैं, पहली बात आप समझ लीजिए कि हम न रोने वाले हैं और ना हम दबने वाले हैं। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम मजबूती के साथ कहने वाले हैं। है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये मुद्दा गलत है। सुन लिया जाए, एक बार सुने, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना, तो इसलिए अगर कोई भी जो बात अभी आई कि अगर वहां पर गलत हुआ है, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी को निष्पक्षता के साथ नहीं निभाया है, तो उसकी बात कही जाएगी। उसकी बात कहना, आप रोना अगर लगेगा आपको, तो ये आपकी सोच है। हमें रैली की ग्राउंड नहीं दी। दूसरी चीज देखिए, ये इतिहास, रीटा जी एक बात बताइए, अगर ये पॉलिटिकल, अगर ये हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, झगड़ा याद और हर बार होता है इसका। देखिए, राहुल गांधी जी का भी चेंज हुआ लखनऊ में, आप पता लगाइए। हम 12 घंटे परेशान, हम रोते नहीं है। आप ऐसा है, उन्होंने कहा इधर से मत जाओ, उधर से जाएंगे, पार्टी नहीं है, नहीं होता है। तो क्यों हमें एतराज नहीं है, हमें चेंज होने पे रैली नहीं करने दे रहे, हमें रैली, हमें एतराज है। आपने गंगा माँ की पूजा क्यों नहीं की? आप ये बताइए, आप कहते मुझे गंगा ने बुलाया, गंगा आपकी दोस्त नहीं है। शक क्यों है? गंगा माँ है, गंगा मैया हो रहा है, मैं बताता हूं। कहिए मुझे गंगा मैया ने बुलाया। अगर आप ही को बोलना है तो हम उठ के जाएं क्या? 5 बजे सुबह जाइए। आपको बोलना है तो एक मिनट, शक पुख्ता क्यों हो रहा है? संजय भाई, शत्रु जी और रीता जी, ये तीनों जो है एक बात पर एकजुट हैं कि मोदी को कैसे रोकना है, और इसलिए जो है वो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पक्ष में भी खड़े हो गए। उसके बाद हम आयोग एक बात तो तय हो गई, एक बात ये तय हो गई। अरे आयोग का, देखिए ये जो बहस चल रही है,
इस आप बहस से कुछ लोकतंत्र नहीं निकलेगा। के इसमें तय हो एक चुका है। संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। नहीं, चुनाव देखिए। आयोग के ऊपर आक्षेप लगाना रीटा जी, मैं समझती हूँ रीटा बहुत जी, गलत रीटा है। नहीं, जी, देखिए, रीटा जी, आप- इस देश ने राजनीतिक ये तौर पर लोकतंत्र नरेंद्र है। मोदी को एक मुद्दा बना दिया। इससे नहीं, वो इनकार खुद बना दिया बीजेपी नहीं, वालों उन्होंने हमको- खुद ही बना दिया। हमको लोगों ने एक नहीं बात बनाया। बताइए, मान लीजिए, ये खुद बताइए, बीजेपी एक बात अभी हम बताइए बनारस हमको। में हैं, Poor अभी हम यहाँ me, के हमको poor एक बात me, बताइए, poor me. बाएं All the पैर का time मोजा poor me. दाएं पैर में और दाएं पैर का मोजा बाएं पैर में, अब प्याज के अंदर से प्याज इससे निकलेगा क्या? एक देखिए, चुनाव आयोग है, हमारी समाजवादी पार्टी है, भाजपा और चुनाव आयोग जाने, हम बीच में नहीं हैं। आप जहां मीटिंग करना चाहें, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी मीटिंग कर सकता है, ये रुकावट नहीं है। लेकिन फैसला आपने जहां आवेदन दिया था अब उन्होंने नहीं किया, तो हमारी गलती नहीं, ना इनकी गलती, ना इनकी गलती। हम काहे किसी की पैरवी करें? आपको लड़ना है लड़िए, अपना सर फोड़वाना है सर फोड़वाइए, गाली गलौज करना है गाली गलौज करिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि इससे कल से लेकर के आज तक बनारस का माहौल थोड़ा बदल गया है और नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अब आपको धरना भी, अस्पताल वहाँ है, हजारों लड़के कल इम्तहान देने गए थे, आप धरना करिए। आप धरना करेंगे तो हमको खुशी होगी। खुशी इसलिए होगी कि आपका विश्वास लोकतंत्र में आएगा, क्योंकि बगैर आंदोलन के, सत्याग्रह के लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन कल तकलीफ हो गई जरा। मेरा एक कहना देखिए है, ये है काशी, यहाँ पर थोड़े दिन में चुनाव हो जाएगा। चुनाव का मुद्दा बनाइए। हम बनारसी लोग बहुत परेशान हैं और हम चाहते हैं विकास, लेकिन विकास का मतलब भी तो होना चाहिए। हम गंगा जी का शुद्धिकरण चाहते हैं, निर्मलीकरण चाहते हैं, हम काशी विश्वनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहते हैं, हम बनारस के सीवर को, बनारस की गलियों को, यहाँ बिजली लाना चाहते हैं, यहाँ के लड़कों को हम बेरोजगारी, यहाँ बहुत है, बेरोजगार देना चाहते हैं। जो क्षेत्रीय विषमता है पूरे पूर्वांचल में, 1857 1942 से लेकर के आज तक 6 प्रधानमंत्री हमारे इलाके ने दिए हैं। 6 प्रधानमंत्री पूर्वांचल से गए हैं। लेकिन अफसोस हमारा ये है, 7वें पूर्व प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। पहले जोशी जी आए थे, जोशी जी भी छोटे नेता नहीं थे, जोशी जी भी छोटे नेता नहीं थे। मेयर साहब भी यहाँ बैठे हैं, और इनके पहले भी मेयर थे भाजपा के। सारे सभासद विधायक इनके हैं, सादे का मतलब बहुमत से है। क्या कारण है कि बनारस का विकास नहीं हो पाया? देखिए, विकास करती है राज्य सरकार। मोदी जी बोलते हैं मारो गुजरात, मारो गुजरात, थारो गुजरात, मतलब आप मुख्यमंत्री हैं। अब आप कभी नहीं कहेंगे गुजरात का जो विकास हुआ उसमें प्रधानमंत्री को आप श्रेय देंगे, नहीं देंगे। तो उत्तर प्रदेश का विकास, बनारस का विकास, पूर्वांचल का विकास, औद्योगिकरण हो, कुटीर उद्योग हो, खेती हो, ये सब राज्य सरकार करेगी। तो आप अगर कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो प्रधानमंत्री बनकर क्या बनारस को यूनियन टेरिटरी घोषित कर देगा या बनारस को गुजरात का हिस्सा बना देगा राज्य का? ये भारतीय फेडरल कैरेक्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चलता रहेगा, संघीय स्वरूप है। ये राज्य भी चलेंगे, केंद्र भी चलेगा, और राज्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और अब वो समय चला गया। बहन जी, आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जो 356 के तहत आंख बंद करो, बर्खास्त करो। अब वो समय नहीं है। मुंबई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, चुनी हुई सरकार को आप मनमानी ढंग से बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। एक मिनट पतो जी, बनारस को लेकर जो लोग सपना देख रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, वो सपने पूरे होंगे, टूटेंगे। हम माइक अब लोगों के बीच जरा ले जा रहे हैं कि कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो एक एक करके जरा सा, बस लास्ट फेज, बस ये सवाल 1-2 आ जाए जी, ये बता देंगे आप किससे पूछ रहे हो, टू द पॉइंट सवाल रखेंगे। आपकी आवाज आ जाएगी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सागर से। रीता जी से पूछना चाहता हूँ, मैं अमेठी में 15 दिन से स्मृति जी के चुनाव में था। वहाँ की सड़कें बदहाल है, वहाँ की जनता की हालात आप देख लीजिए। वहाँ का मुख्य बाजार है गौरीगंज। आप मध्य प्रदेश की बात कर रही थी, आप मध्य प्रदेश आइए, वहाँ 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, वहाँ 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। हम आपसे ये नहीं, आपकी सड़क हड्डी तोड़ सड़कें हैं आपके इस समय। वाजपेयी जी भी इतनी बुरी हालत है मध्य प्रदेश की सड़कों की कि लगता है गांव में घूम रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर। और सुन लीजिए, आप बनारस को सुधारने आए, जरा सोमनाथ और द्वारकाधीश चले जाइए।
और द्वारकाधीश और सोमनाथ की सड़कें देख लीजिए, मैं भी गई थी। अगर ऊपर देख के चलो तो मुंह के बल गिर जाओ, ये हालत है। देखिए भैया, बोलने में हम लोग सवाल अगर बनारस पे केंद्रित रखें और आपकी तो हमें लगता है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सड़कें इतनी बुरी कभी नहीं थी। मैं रीता जी की एक बात से तो जरूर सहमत हूँ, और 7 वहाँ की सड़कें बदल हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं जो आपकी केंद्र सरकार ने पक्षपात किया है मध्य प्रदेश से, वही सड़कें बदल हैं। मध्य प्रदेश बीच में कहा हम लोग बनारस, ग्राम सड़क योजना रीटा जी प्रदेश की सरकार को लागू करनी है, बनारस के लोगों और 7 NH। अरे रीटा जी कहाँ फंस गए आप? बनारस पे बात होगी। ए जनाब, या तो हम खत्म कर देंगे प्रोग्राम, जिन्हें बनारस पे पूछना है वो पूछ सकते हैं। मुश्किल तो यही है, बनारस पीछे छूट। बनारस के बारे में जरा सवाल पूछ लें एक आध। माइक दे दीजिए तो आवाज भी आ जाएगी। बनारस के बारे में स्पेसिफिक जो बनारस में मुकाबला है उसको लेकर मेरा संजय जी से, जी बोलिए, आवाज आ रही है। संजय जी से प्रश्न है, जो प्रश्न कल भी केजरीवाल जी से किया था, आप बनारस क्यों आए बनारस, और आपके लिए बनारस के विकास के लिए एज MP हम आपको क्यों वोट दें? कल जवाब दे दीजिए। कल उद्योग बस जवाब। और वो जवाब नहीं बहुत मिला, अच्छा वो जवाब मैं आज चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। पहली बात तो ये कि बनारस क्यों आए, सबसे पहली चीज तो ये। पहली बात तो हम लोग भारत माता की जय लगाते हैं, और हमारा ये मानना है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। बनारस का काशी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, कोई बाहरी हिस्सा नहीं है। और ये राजनीति तो शिवसेना मनसे जैसे लोग करते हैं कि आप यहां नहीं आ सकते, आप वहां नहीं जा सकते। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति हम नहीं। एक मिनट सर, मैं बता रहा हूं। आपने पूछा ना, बनारस आए हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने, बनारस आए हैं नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सपा बसपा जो भी पार्टियां हैं उनको चुनौती देने के लिए आए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बनारस को लेके हम क्या करेंगे? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, नरेंद्र मोदी से लेके कांग्रेस से लेके सपा बसपा सबको मैं जोड़ रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने लोकल घोषणा पत्र नहीं जारी किया। हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया बनारस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें गंगा के निर्मलीकरण की बात कही है, जिसमें हमने बुनकरों को राहत देने की बात कही है, कैसे उनकी समस्याएं दूर होंगी। बनारस की बदहाल सड़कें, जहां पर यहाँ पे सपा के भी विधायक हैं, बीजेपी के भी विधायक हैं, बीजेपी के मेयर पार्षद सारे हैं, लेकिन यहाँ जो बदहाली है गलियों की, सड़कों की, उसको हम कैसे दूर करेंगे? हमने एक एक चीज पे एक सवाल पूछिए। बनारस का पूरा डिटेल बनारस का घोषणा पत्र जारी किया है और हम काम करेंगे उस पर। पूछिए, आप यकीन कीजिए। एक मिनट संजय, हो गया। पिछले 5 सालों से हमारे भाजपा के सांसद मुरली मनोहर जोशी आज भी सांसद हैं, ये नहीं कि नहीं हैं, लेकिन क्या 5 सालों में उड़ती हुई धूल, टूटी हुई सड़कें, गिरती हुई कानून व्यवस्था बनारस में, अपराधियों के हौसले, और कौन सा विकास भाजपा का सांसद यहां पर करके गया? और आने वाले दिनों में अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी यहां से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, तो यहां के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो जब 5 साल हमने देखा जोशी जी का कि बनारस की स्थिति दर से बदतर हुई, यहाँ के जिलाधिकारी को, GM को बंद करना पड़ा जेल में, महाप्रबंधक जल संस्थान, महाप्रबंधक गंगा प्रदूषण इकाई को बंद करना पड़ा सड़कों की बदहाल व्यवस्था से। तो क्या पूछ लेते हैं, क्या हम कौन सी जादू की छड़ी आप खोज रहे हो ना? पूछ लेते हैं अगले उम्मीदवार से कौन सी बात हम उम्मीद करें? जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात आपने जो प्रश्न किया, पहला तो ये कहा कि बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, अपराध, अराजकता। अभी खुद शत्रु प्रकाश जी ने कहा कि ये सारे के सारे विषय राज्य सरकार से संबंधित हैं, और राज्य सरकार जो है वो कानून व्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें अगर ठीक नहीं कर पा रही तो उसकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़ की एक सांसद के नाते मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से सांसद थे, मंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। अभी इस बार जो वाराणसी और काशी के लोग हैं प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। एक सांसद के नाते सांसद निधि के अंतर्गत जो भी
विकास काम हो सकता है वो उन्होंने किया, उसका उन्होंने बाकायदा लेखा जोखा दिया है। इसलिए उनके विकास काम और उनकी उपलब्धता दोनों पर किसी तरह का सवाल उठाना नाजायज है। मैं हम यहाँ पर नहीं, हमें या तो तय कर लीजिए आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो फिर आप क्यों माइक पकड़ लिया आपने। हम अरे यहाँ से सत्ता की धारा नहीं निकलेगी, उसके लिए जनता वोट देगी। हमें लगता है हम लोग दिन भर हैं आज। अगर ये लोग क्या दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ये भी उतने बड़े अपराधी हो जाएंगे, हैं कि नहीं है, इसके बारे में डिफाइन करें। क्या मैं सवाल ही नहीं समझ पाया। क्या वो कह रहे हैं कि जो अपराधियों को आप लोगों ने टिकट दे दिया, ब्रजभूषण सिंह टिकट भी दिया, यहाँ शामिल भी किया है। हाँ, चुलबुल के जिक्र हो रहा है, सुशील का जिक्र हो रहा है, ये और उससे पहले वो उन्होंने ये। अब आप ये बताइए, अरे जनाब हो गया, आपकी पार्टी से गए हैं? हाँ हो गया है। हमें देखिए कुछ चीजें नहीं देखिए, ये आए कहाँ से वो, कहीं से तो आए होंगे। नहीं कुछ लोग हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी से भी आए। सुनिए, हम माफिया अपराधी का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर माफिया और अपराधियों का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे। बनारस के वोटर की नजर है, अगर आप यहाँ के वोटर हैं तो बनारस में 17 लाख वोटर हैं, 17,10,000, जिसे तय करना है 48 घंटे के बाद। और हमें लगता है कि हम उस दिशा में नहीं जाएं, जनता कुछ तय करेगी, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मुकाबला सबसे बड़ा है ये। हम यहाँ पर इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें सबको देखिए जाना है, चुनाव का वक्त है, आप समझिए। धन्यवाद। हम लोग लगातार इस पे चर्चा करेंगे।